नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और आशा करता हूं कि आप सभी की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके परीक्षा में कुल 30 प्रश्न जो हैं ये आपके हिंदी भाषा से आने वाले हैं और इस हिंदी भाषा के सिलेबस में व्याकरण भी है। साथ ही हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाल विकास के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम एक मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जिसमें हिंदी भाषा के 30 प्रश्न और इसके अलावा हिंदी पेडागोजी यानी बाल विकास के कुछ क्वेश्चन समाहित हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए आवश्यक सूचना कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 को ध्यान में रख करके एक ऑफलाइन तथा ऑनलाइन बैच जो है ये प्रारंभ किया गया है। इस बैच की खासियत ये होगी कि ये बैच ऑफलाइन भी चलेगी और ऑनलाइन भी चलेगी। तो जो दूर में रह रहे विद्यार्थी हैं, जो यहां आकर के क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये जो बैचेस चलेंगी इनके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि आप उन टॉपिक्स को जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको आप रिवीजन कर सकें। जब तक आपकी बैचेस चलेंगी तब तक के लिए ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास उपलब्ध रहेंगी। आप उसको बार बार देख सकते हैं, जिससे यदि कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति हो तो उसको आप क्लियर कर सकें। इस बैच के अंतर्गत हर क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। साथ ही हर क्लास का आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप चीजों को समझे और वहां पर ही नोट डाउन कर लें। इसके लिए आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा और हर सप्ताह आपके लिए टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट चल रहे होंगे उसके मूल्यांकन के लिए आपके साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस बैच का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और इस बैच के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। चलिए, तो इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि सर केवल व्याकरण ही नहीं आएगा, पेडागोजी भी आपसे पूछा जाएगा। तो उसके क्वेश्चन को भी समान महत्व दिया गया है इस मॉडल पेपर में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। जैसे पढ़ती को पति लिख देती है, अभिनव को अनव लिख देती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो भी बाल विकास के सब्जेक्ट में इस प्रकार के एमसीक्यू आते हैं, वहां पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं वो बहुत ही नियरेस्ट रहते हैं, यानी वो एकदम नजदीक के रहते हैं। और चारों ऑप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है। उस स्थिति में आपको निर्णय कैसे लेना है? उस स्थिति में आपको निर्णय लेना होता है आपके सामान्य व्यवहार के आधार पर। जैसे यहां पर मोना के संदर्भ में ये प्रश्न दिया गया है कि मोना जो है वो एक सामान्य बालिका है, लेकिन जब वो लिखती है तो शब्दों के बीच बीच के वर्णों को छोड़ देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो। दूसरा ऑप्शन है उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, या उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो पहले ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, ये कोई कारण नहीं होता है शब्दों के वर्णों को छोड़ने का, क्योंकि यदि उसे रुचिकर नहीं लगता तो वो लिखती ही नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है वो निराधार है।
बच्चों में सीखने की स्वाभाविक ललक होती है। और मोना जो है ये छोटी बच्ची है, यानी इसमें भी ललक होगी सीखने की। तो ये कहना कि उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, ये गलत है। ये सामान्य अवधारणा के विपरीत है। दूसरा कथन देखिए, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो। वैसे भी बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो वहां पर उनको बहुत ही धीरे धीरे लिखने का अभ्यास कराया जाता है। आप आ लिखो तो ऐसा लिखो, फिर एक डंडी ऐसा लगाओ, फिर खड़ी डंडी लगाओ, फिर इस पे शिरोरेखा लगाओ, ऐसा उसको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर उसके विचार करने और लिखने की गति में सामंजस्य का ना होना, ये भी अव्यवहारिक कथन है। हाँ, अगर ये टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग वाली बात होती तो वहां पर ये कथन सही हो सकता था, क्योंकि लिखने की गति में और विचार करने की गति में अंतर होता है, खासकर जब आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हो। ठीक, तो विचार करने और लिखने की गति का सामंजस्य ना होना ये अव्यवहारिक कारण है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। तीसरे कारण को देखिए, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, ये कारण हो सकता है, अभी समझेंगे कैसे। चौथा है, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। देखिए यहां पर वो लिख रही है क्या, पढ़ती को पति लिख रही है, यानी मात्रा की गलती नहीं है। यहां पर वो बीच बीच में वर्णों को छोड़ रही है। वैसे ही अभिनव को अनव लिख रही है, यानी कि भी को छोड़ रही है, यानी मात्रा का ज्ञान ना होना ये कोई कारण नहीं है। यहां पर वो वर्णों को छोड़ रही है। ठीक, वर्णों को छोड़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसके विचारों में स्पष्टता का ना होना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप कोई कथन लिखते हैं, जब आप लिखने का अभ्यास करते हैं, तो उस समय आपके विचार, यानी आप जब सोचते हैं और आप जब लिखते हैं, तो उसके बीच में एक स्पष्टता का भाव होता है। आप समझ समझ कर लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं लिखा कि मुझे, जैसे मैं निबंध लिखता हूं तो निबंध में लिखता हूं कि मुझे गांव में रहना, मुझे गांव में रहना पसंद है, गांव में पर्याप्त हरियाली होती है, गांव में पर्याप्त हरियाली होती है। इस प्रकार मैं ये कथन लिखता हूं। तो इस स्थिति में मुझे ये दिमाग में क्लियर है कि मुझे गांव में रहना पसंद है, तो मुझे ये शब्द का भी ज्ञान है कि मुझे गांव, गांव शब्द का ज्ञान है, में शब्द का ज्ञान है, रहना शब्द मुझे पता है, मुझे इनके बारे में, इनके संबंध में मेरा विचार स्पष्ट है कि हाँ, मुझे गांव में रहना पसंद है। ठीक, तो ये जो लड़की है मोना, यदि इसको लिखना बिल्कुल भी नहीं आता तो वो पढ़ती को पति भी नहीं लिख पाती, यानी पहला वर्ण ही नहीं लिख पाती। यानी इस बात से ये स्पष्ट होता है कि भाई इसको वर्णों का ज्ञान है, वर्णों का ज्ञान मोना को है, लेकिन चूंकि इसके विचारों में स्पष्टता नहीं है, वो शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पा रही है, इसीलिए वो वर्णों को क्या कर रही है, बीच बीच में से छोड़ छोड़ करके लिख रही है। तो ये है इसका सटीक कारण। तो मोना जो है ये लिखते समय, या कोई भी बच्चा यदि अक्षरों को छोड़ता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है विचारों में स्पष्टता का ना होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? देखिए यहां पर इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, सबसे कम प्रभावी पूछ रहा है। पहला है घटना का वर्णन करना, दूसरा है कहानी को शब्द से दोहराना, तीसरा है कहानी को अपनी भाषा में कहना, और चौथा है चित्र देखकर कहानी लिखवाना। देखिए पहला ऑप्शन का यदि आप मूल्यांकन करेंगे
तो किसी भी घटना का जब आप वर्णन करते हैं तो वहां पर बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, यानी आपकी अभिव्यक्ति जो है वो अच्छी होगी। जब भी आप किसी घटना का वर्णन करेंगे तो वो मौखिक अभिव्यक्ति का एक प्रभावी माध्यम होता है। दूसरा कथन, कहानी को शब्द से दोहराना, या इसको बोल सकते हो कहानी को शब्दशः दोहराना। अब ये शब्दशः दोहराना मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपके हाथ में हिंदी की किताब है। उस किताब में एक कहानी दी हुई है। अब जाहिर सी बात है, कहानी की किताब लिखित रूप में है, यानी उसमें शब्दों का प्रयोग है। तो यदि आप केवल शब्दों को पढ़ते जाएंगे, उसका अर्थ नहीं बताएंगे, उसमें क्या भाव निहित है ये नहीं समझाएंगे, तब तक बच्चों को वो समझ में ठीक से नहीं आएगा। यानी बाल विकास में सबसे कम प्रभावी यदि कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो वो क्या है? शब्दशः दोहराना किसी भी कहानी को। तीसरे ऑप्शन को देखिए, कहानी को अपनी भाषा में कहना। मातृभाषा जो है वो सबसे अच्छा माध्यम होता है व्यवहार करने का। तो जब आप तीसरे माध्यम में कहानी को अपनी भाषा में कहना, इस वाक्य का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि कोई भी कहानी जब मातृभाषा में या बच्चों को समझ आने वाली भाषा में बोली जाती है, सुनाई जाती है, तो वो बच्चे उसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ये जो पॉइंट है, कहानी को अपनी भाषा में कहना, ये भी मौखिक अभिव्यक्ति का एक सशक्त उदाहरण है, एक सशक्त माध्यम है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन, चित्र देखकर कहानी लिखवाना। देखिए, बच्चों को यदि कोई भी चीज याद करवानी है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है उनको चित्र दिखाया जाए। इसीलिए आप जब बचपन में कहानियां पढ़ते थे या कोई कविता पढ़ते थे, तो वहां पर आपको कहानियों से संबंधित चित्र दिखाए जाते थे, ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और घटनाक्रम जो है वो आपको अच्छे से याद हो सके। इसी से संबंधित आपने देखा होगा कि रामायण काल की किताबें जो हैं, यानी रामायण से संबंधित किताबें जो हैं, वो चित्रों के माध्यम से बच्चों को दिखाई जाती है। श्री कृष्ण के जीवन की जो गाथाएं हैं वो चित्रों के माध्यम से दिखाई जाती हैं। शिवाजी महाराज के चित्र के माध्यम से उनकी कहानी बताई जाती है। तो ये चित्र को दिखा करके किसी कहानी को बताना, ये भी बहुत अच्छा माध्यम होता है। यहां पर इस क्वेश्चन को यदि देखें तो क्वेश्चन में आपको पूछा है बाल विकास में सबसे कम प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कहानी को शब्दशः दोहराना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनीता अक्सर श को स बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे या क्या कहेंगे? ठीक, सुनीता जो है वो एक शिक्षिका है। ठीक है, सुनीता जो है ये एक शिक्षिका है। अब इनकी मौखिक अभिव्यक्ति में क्या है कि ये शक्कर के श को सरोता का स बोल देती है। जैसे शक्कर है तो उसको शक्कर बोल देती है, शुभ है उसको शुभ बोल देती है। ये उनके उच्चारण में है। इसका कारण क्या है ये आपको पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, भाषा की त्रुटि का होना। देखिए, भाषा की यदि त्रुटि का इनको ज्ञान न होता तो ये हिंदी की शिक्षिका नहीं बन पाती, और ये भाषा की शिक्षिका है, मतलब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, इस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा है भाषा के ज्ञान का अभाव, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा के ज्ञान का अभाव होगा तो ये भाषा शिक्षिका कैसे बनेंगी। चौथा ऑप्शन, भाषा प्रयोग में लापरवाही, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी शिक्षिका जानबूझकर किसी भी भाषा के प्रयोग में लापरवाही नहीं करता है। तो यहां ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है इस श को स बोलने में।
क्योंकि अनेक क्षेत्रों में श का उच्चारण जो है ये नहीं होता है, या अगर होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम शब्दों में इसको सही रूप से उच्चारित किया जाता है। तो ये एक कारण जो है वो हमको दिख रहा है कि हाँ भाई, क्षेत्रीय भाषा जो है इसका प्रभाव हो सकता है, जिसके कारण सुनीता जो है वो श को स बुलाती है। आप आज भी दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों में जाएंगे जब, तो वहां पर आपको ऐसे शिक्षक जरूर मिल जाएंगे जो श को स बोलते हैं। ऐसे शिक्षक आपको मिलेंगे, कुछ शिक्षक होते हैं। उसका सबसे बड़ा, देखिए इसमें उनकी कोई त्रुटि नहीं होती है, उनको भाषा का पर्याप्त ज्ञान होता है, भाषा की त्रुटि वो करते नहीं है, भाषा का अच्छा खासा बोध होता है उनको, और भाषा प्रयोग में वो लापरवाही भी नहीं करते हैं। वो अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो श को बोल जाते हैं स। इसका सबसे बड़ा कारण है भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, और हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में ये काफी बड़ी मात्रा में दिखाई देता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? देखिए, स्पिनर एक ऐसे पेडागोजिस्ट हुए हैं जो ये कहते हैं कि भाई अगर किसी भाषा को सीखना है तो उसके लिए बच्चों के सामने उन शब्दों को बार बार दोहराया जाए जिसको वो सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए ये शिक्षक हैं और ये बच्चे हैं, तो स्पिनर कहते हैं कि जिस शब्द को आप बच्चों को सिखाना चाहते हो उसके लिए आप क्या करो, उस शब्द को बार बार क्या करें, दोहराएं। बार बार दोहराने से बच्चे आपका अनुकरण करते हैं और उस शब्द को सहजता से सीखते हैं। यह कहना है किसका? स्पिनर महोदय का। तो स्पिनर महोदय के अनुसार भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? तो याद रखिएगा, अनुकरण पर दिया गया है। अनुकरण पर, यानी आप बार बार बोलिए तो बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे, आपकी अनुकृति करेंगे, बार बार बोलते जाएंगे, तो इससे वो भाषा को सहजता से सीख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक कौन सा है? पहला ऑप्शन है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। अनौपचारिक बातचीत का मतलब होता है कि उन्हें खुला छोड़ दिया जाए और उन्हें बात करने दिया जाए, यानी किसी भी प्रकार का बाउंडेशन उनके ऊपर न लगाया जाए कि इन शब्दों का प्रयोग मत करो, उन शब्दों का प्रयोग मत करो, या ऐसा मत बोलो, इस शब्द को ऐसा नहीं ऐसा बोलते हैं, ये कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। क्या किया जाए? उन्हें अनौपचारिक रूप से बातचीत करने दिया जाए। दूसरा ऑप्शन, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। तीसरा है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। चौथा है बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। ठीक, आपको क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? देखिए, भाषाई क्षमताओं के आकलन की बात कर रहा है, यानी कोई बच्चा जो है वो भाषाई रूप से कितना अधिक सशक्त है, उसमें कितनी ज्यादा उत्कंठा है चीजों को सीखने की, भाषाई रूप से शब्दों को कितना सीखना चाहता है और किन शब्दों के उच्चारण में वो बहुत अच्छा है। इसका यदि आपको आकलन करना है तो इसका सबसे अच्छा माध्यम होता है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो और उनका केवल आप अवलोकन करो। आप अवलोकन करिए कि ये कौन से शब्द को अच्छा बोलता है, कौन से शब्द को गलत बोल रहा है, कौन से शब्द में सुधार की आवश्यकता है। इसकी सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है अनौपचारिक बातचीत, यानी उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध मत लगाइए और उसको बोलने दीजिए। यदि मैं औपचारिक बातचीत की बात करूं तो औपचारिक बातचीत जो है इसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यानी कि तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है, किताबी भाषा जिसको हम बोल सकते हैं। किताबी भाषा जो है इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है, तो आप किताबी भाषा के आधार पर किसी बच्चे के भाषाई क्षमता का आकलन नहीं कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं बच्चे और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं एक औपचारिकता होती है और किताबी भाषा जो है ये प्रयोग में लाए जाते हैं।
जैसे सविनय, सनम्र, आदरणीय, महोदय, गुरुवर, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं औपचारिक शब्द हैं। इनका प्रयोग आप बच्चे से कहेंगे कि इन शब्दों के आधार पर मैं उसका मूल्यांकन कर लूं, तो ये बहुत गलत पद्धति होगी। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखिए, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। अब भाई अभ्यास कार्य तो होगी तो किसमें, किताबी भाषा में होगी, इसीलिए ये भी भाषाई मूल्यांकन का सही तरीका नहीं है। भाषाई मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको खुला छोड़ दें, उसको बोलने दीजिए और उसके आधार पर फिर निर्णय लीजिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक धनुष है, मान लीजिए आपके पास एक धनुष है और आपको इस धनुष से पता लगाना है कि भाई ये धनुष की अधिकतम शक्ति कितनी है, कितनी तेजी से और कितनी दूर तक ये किसी तीर को फेंक सकता है। आप क्या करेंगे, आप इसको पूरा खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे, पूरा खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो यही सबसे अच्छा तरीका है ये जानने का कि भाई इस धनुष की आखिर क्षमता कितनी है। वैसे ही यदि बच्चों की क्षमता का यदि आपको मूल्यांकन करना है तो आपको उनको खुला छोड़ना पड़ेगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक कौन है कि परस्पर अनौपचारिक बातचीत। अब खुद सोचिए ना, मान लीजिए मैं इस पे किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता हूं, जैसे मैं यहां पर कोई चीज बांध देता हूं, पत्थर बांध दिया, तो क्या ये अपनी पूर्ण क्षमता में जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो ये रुकावटें हैं, यही औपचारिकता है। इस औपचारिकता को आपको हटाना पड़ेगा यदि आपको वास्तविक मूल्यांकन करना है। तो यदि आपको वास्तविक मूल्यांकन करना है तो बच्चों को खुला छोड़िए और बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत जो है वो होने दीजिए। उसकी भाषाई क्षमता का मूल्यांकन आप ऐसे लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन हम व्याकरण के करेंगे, लास्ट में और है पेडागोजी के शब्द। चलिए पहला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। पहला है ऊष्म, ओष्ठ्य, दंत्य और संयुक्त व्यंजन। इस पार है छ, द, म और श। तो हमको पता है ऊष्म व्यंजन कौन सा है, श। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारी वर्णमाला में, जो कौन कौन से हैं, श, श, स और ह। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा मुंह से बाहर निकलती है। ठीक, गर्मी बाहर निकलती है, इसीलिए ऊष्म व्यंजन है। अगला ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन जो है ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण होठ से होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो याद रखिएगा, प वर्ग पूरा यानी प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा उ और उ, ये वर्ण जो होते हैं ये क्या होते हैं, ओष्ठ्य होते हैं। दंत्य वर्णों की बात करें तो दंत्य वर्ण के अंतर्गत पूरा का पूरा त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न। इसके अलावा सरोता का स और लट्टू का ल, ये सारे वर्ण आते हैं। यदि बात करें संयुक्त व्यंजनों की तो संयुक्त व्यंजन जो हैं ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन है, श, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त इसलिए क्योंकि 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। कैसे 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, तो समझिएगा, श जो है ये बना हुआ है क और श के मेल से, वैसे ही त्र, त और र के मेल से बना है। यदि मैं बात करूं ज्ञ की तो ये ज और ञ के मेल से बना है और श्र बना है शक्कर का श और र के मेल से।
तो अब मैच करना है हमको। तो ऊष्म व्यंजन कौन है? श है, यानी एक का हो गया डी। ओष्ठ है कौन? ओष्ठ है आपका प, फ, ब, भ, म, यानी 2 का हो गया सी। दंत व्यंजनों की बात करें तो त, थ, द, ध, न, यानी 3 का हो गया बी और ए का हो जाएगा, सॉरी 4 का हो जाएगा ए। संयुक्त व्यंजन हो जाएगा श। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आंसर, ये 1 2 3 4 है। आप लगा लीजिए आंसर डी ए बी सी, सर डी सी बी ए, ये होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो है ये है एक निजवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनाम जो है ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम हिंदी व्याकरण में होते हैं, 6 प्रकार के। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो कर्ता या संज्ञा की पुनरुक्ति करता है। तो आप शब्द जो है ये हिंदी के अंतर्गत देखा जाए तो ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा शब्द है, मैं आप ही चला जाऊंगा। यहां पर ये जो आप शब्द है वो कहीं ना कहीं इस मैं शब्द को रिपीट कर रहा है। मैं आप ही चला जाऊंगा। तुम खुद चले जाओ, खुद शब्द भी क्या है? तुम खुद चले जाओ। यहां पर खुद शब्द जो है ये रिपीट कर रहा है तुम शब्द को, यानी खुद शब्द भी क्या हो गया? एक निजवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक में और कौन आते हैं? तो याद रखिए हर भाषा का अपना एक निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अंग्रेजी में सेल्फ होता है ना, हिंदी में आप होता है, संस्कृत में स्वयं होता है, अरबी फारसी में जाएंगे तो खुद शब्द जो है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये जो शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और यदि हिंदी का मौलिक निजवाचक सर्वनाम देखें तो मौलिक निजवाचक सर्वनाम है आप। चलिए तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता का अर्थ होता है देने वाला। अब यदि मैं इसका स्त्रीलिंग बनाऊं तो क्या होगा? देने वाली, और देने वाली के लिए शब्द आता है दात्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शब्द का सही वर्ण विन्यास क्या है? वर्ण विन्यास का मतलब होता है वर्णों के स्वरूप में तोड़ना, शब्द को वर्णों के रूप में तोड़ना। वो शब्द जो है जिन शब्दों से मिलकर बना है उन घटकों में तोड़ने की क्रिया ही वर्ण विन्यास है। ठीक, तो व्याकरण को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वह आधा है, यानी इसके साथ स्वर नहीं लगा है। ठीक, जो भी वर्ण आधा होता है उसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगा होता है। ठीक, तो व के बाद है या के साथ लगा हुआ है आ की मात्रा, या के साथ आ की मात्रा लगी हुई है। अब क आया तो क जो है इसमें आ की मात्रा लगी है, आ की मात्रा। अब आप बोलेंगे सर आ की मात्रा होती है क्या? बिल्कुल होती है। यदि कोई वर्ण पूरा लिखा गया है मतलब उसके साथ आ जो है वो लगा हुआ है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं क, इसका मतलब ये क धन आ है।
एक वर्ण रूप होगा और वर्ण रूप के साथ में स्वर जब लग जाता है तो वो इस स्वरूप में आ जाता है। ठीक, अब का के बाद कौन है? रा है, तो रा अब इसके साथ भी आ लगेगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा लिखा हुआ है। अब अंतिम वर्ण है इसमें णा, तो णा के साथ भी आ लगा हुआ है, तो ये इसका सही वर्ण विन्यास हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए आप कहां पर दिख रहा है, व धन, य धन, आ धन, क धन, अ धन, र धन, अ। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि पहले ऑप्शन को देखेंगे तो व्या, क, र, ण के बाद स्वर आना चाहिए था जो कि नहीं है, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, व्या, क, र के बाद आ आना चाहिए था, ये नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन को देखिए, व्या, क के बाद आ आना चाहिए था, आ नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? देखिए अग्नि के लिए एक शब्द आता है अनल। अनल शब्द जब अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ता है तो अलग अलग अर्थ देता है। जैसे मान लो अगर मैं इसको जठर शब्द के साथ जोड़ता हूं तो अर्थ निकलता है या शब्द बनता है जठरानल। जठरानल, और जठरानल का अर्थ होता है पेट की आग, यानी जब भूख लगती है ना तेज, उसको बोला जाता है जठरानल। जठर रस आपने सुना होगा नाम, ठीक। अच्छा, यदि इस अनल शब्द को मैं बड़व शब्द के साथ जोड़ू, बड़व शब्द के साथ, तो शब्द बनता है बड़वानल। बड़व बोला जाता है समुद्र को, तो यहां पर अर्थ क्या निकल रहा है? समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग, इसको बोला जाता है बड़वानल। अब इसके बाद यदि देखेंगे आप तो एक शब्द, यदि मैं अनल शब्द को जोड़ूं काम शब्द के साथ तो शब्द बनता है कामानल। तो कामानल शब्द का अर्थ होता है काम की आग। अब काम का अर्थ होता है इच्छाएं। वैसे ही अगर मैं इस अनल शब्द को दाव शब्द के साथ जोड़ूं तो अर्थ निकलता है या शब्द बनता है दावानल। दाव का अर्थ होता है वन, तो दावानल का अर्थ हो जाता है वन में लगने वाली आग। वन में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। तो यहां पर यही आपका पूछ रहा है क्वेश्चन कि जंगल में लगने वाली आग को आप क्या कहते हैं, तो आप उसको कहते हैं दावानल। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमीय आपको पता होगा, अमीय जो शब्द है इसका अर्थ होता है अमृत। यदि इसका पर्यायवाची शब्द पूछे तो क्या होगा? सुधा इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि की पहचान करने यदि बोले तो आप शब्द में सबसे पहले अय की मात्रा और औ की मात्रा को ध्यान दें। अय की मात्रा और औ की मात्रा पहचान होती है किसकी? वृद्धि स्वर संधि की। वृद्धि संधि की पहचान है अय और औ की मात्रा। ये अय बना किससे है? तो याद रखिएगा, आ या आ के साथ जब ए को मिलाते हैं तो बनता है अय। वैसे ही जब आ या आ के साथ मिलाते हैं आप ओ को तो ये बनता है क्या? औ। तो ये पहचान है आपकी किसकी? वृद्धि स्वर संधि की। और संक्रियाएं होती ही इसमें, यदि आप आ या आ की संक्रिया अय से कराएंगे तो भी अय बनता है, और यदि आप आ या आ की संक्रिया आओ से कराते हैं तो भी क्या बनेगा? आओ ही बनता है। तो ये सारी संक्रियाएं, टोटल 8 संक्रियाएं आती हैं।
8 संक्रियाएं जो है वो सबके सब वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि शब्दों में कौन कौन से शब्दों में अ या औ की मात्रा शब्द के बीच में लगा हुआ है। तो ये देखिए यहां पर एव दिख रहा है ना, सदा धन एव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सदा धन एव। वैसे ही परमौदार्य को अगर हम देखें तो परम धन औदार्य ये शब्द हो जाएगा। तो आ और औ का मेल हुआ और औ बना है, मैंने आपको बताया। गुरुपदेश, देखिए गुरुपदेश जो है ये गुरु धन उपदेश से बना हुआ है और यहां पर दीर्घ स्वर संधि है ना कि वृद्धि स्वर संधि। तो यहां से आपका आंसर आपको मिल गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि चौथे ऑप्शन में भी देखेंगे तो चौथे ऑप्शन में जलौघ है, यानी जल धन औध, ठीक है, ये असल में जलौध है, जलौध। तो जल धन औध ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है न कि वृद्धि स्वर संधि का, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? देखिए भाषा शब्द जो है ये संस्कृत के भाष धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है बोलना, बोलना। ठीक, वैसे ही अगर पठन शब्द है तो वो पठ धातु से बनता है, लिखना शब्द लेख धातु से बनता है। ठीक है, संस्कृत में शब्द है क्रीड़ा यानी खेलना, वो संस्कृत के क्रीड धातु से बना है। तो इस प्रकार के शब्द जो हमको दिखते हैं इन्हें ही बोला जाता है धातु, धातु। और इन धातुओं की काल रचना फिर होती है। ठीक, चलिए तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तरुण के विपरीतार्थक शब्द कौन से हैं? ठीक है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तरुण का अर्थ होता है जवान, तो इसका विपरीत अर्थी शब्द क्या होगा? वृद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? देखिए नासिक्य व्यंजनों को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है, और अनुनासिक वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नासिका की ओर से होता है। ठीक, इसके अंतर्गत कौन आते हैं? तो आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। हर वर्ग का जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण वो होता है अनुनासिक या नासिक्य वर्ण। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो क वर्ग का पंचम वर्ण अंगा, च वर्ग का पंचम वर्ण इया, ट वर्ग का पंचम वर्ण ण, त वर्ग का पंचम वर्ण न, और प वर्ग का पंचम वर्ण म। ये जो 5 वर्ण हमको दिख रहे हैं इन्हें ही कहा जाता है अनुनासिक वर्ण, या इन्हें ही कहा जाता है नासिक्य वर्ण। दोनों एक ही हैं भाई, याद रखिएगा। ठीक, यहां पर ऑप्शन में देखिए श नहीं है, ज भी नहीं है, ग भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आपको दिख रहा है ये च वर्ग का पंचम वर्ण है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या अपभ्रंश से। तो बहुत सारे मेरे मित्र ये सोचते हैं कि हिंदी जो है वो संस्कृत से डायरेक्ट आ गई है, ऐसा नहीं है। हिंदी जो है उसका विकास होता है अपभ्रंशों से। असल में संस्कृत से ये भाषाओं का विकास क्रम प्रारंभ होता है। जितनी भी आर्य भाषाएं हैं उनका विकास क्रम संस्कृत से प्रारंभ होता है या उससे जुड़ा होता है। तो संस्कृत जो है इसके 2 स्वरूप हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत पहले आई, फिर आई लौकिक संस्कृत। उसके बाद संस्कृत का सरलीकरण होता है, सरलीकरण के फलस्वरूप पाली भाषा अस्तित्व में आती है। पाली भाषा का पुनः सरलीकरण होता है, प्राकृत भाषा अस्तित्व में आती है। प्राकृत भाषा 7 भागों में बंट जाती है। आगे जाकर के ये प्राकृत भाषा 7 भागों में बंट जाती है,
और इन्हीं 7 भागों में से एक भाषा है या एक भाग है शौरसेनी। शौरसेनी, जिसका प्रचलित नाम यदि आप देखेंगे तो इसको बोला जाता है खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली या इसको ही बोला जाता है पश्चिमी हिंदी। ये प्राकृत का वो स्वरूप है जिससे कि हिंदी भाषा जो है ये विकसित हुई है। कौन? हिंदी भाषा। तो ये जो 7 भाग जो बटे हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 भागों को कहा जाता है अपभ्रंश। और इन्हीं अपभ्रंशों में से एक अपभ्रंश है शौरसेनी। इस अपभ्रंश का नाम है शौरसेनी, या जिसका प्रचलित नाम खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी है। इसी का सरलीकरण होता है या इसी का विकास होता है और आधुनिक स्वरूप में हिंदी भाषा आती है। तो यहां से आप आंसर बिल्कुल भी वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत में कंफ्यूज नहीं करना, आंसर होगा इसका अपभ्रंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द। ठीक, देखिए पाठशाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है पाठ और दूसरा शब्द है शाला। पहला शब्द है पाठ और दूसरा शब्द है शाला। ठीक, यानी ये रूढ़ शब्द नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि रूढ़ शब्दों को इसके घटकों में तोड़ने पर ये अलग अलग अर्थ प्रदान नहीं करते हैं, यानी ये शब्द मौलिक होते हैं। इनको आप 2 भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। यदि तोड़ेंगे तो दोनों ही भाग निरर्थक हो जाएंगे। जैसे घर शब्द, घर शब्द को यदि आप तोड़ेंगे तो ना तो घ का अर्थ है न र का अर्थ है, वो रूढ़ शब्द है। दूसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और टूटने के बाद मूल शब्द से भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। मान लीजिए ये मूल शब्द है तो अपने घटकों में टूटा और टूटने के बाद मूल शब्द का जो अर्थ है उससे भिन्न अर्थ प्रदान करने लग जाता है, भिन्न अर्थ देने लगता है। जैसे मान लो शब्द है लंबोदर। शब्द है लंबोदर। लंबोदर जो है ये शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए? गणेश के लिए प्रयोग होता है। ठीक, इसको 2 भागों में यदि आप तोड़ते हैं इसके घटकों में तो एक शब्द बनता है लंब, दूसरा शब्द बनता है उदर। तो लंब का अर्थ बड़ा या लंबा और उदर का अर्थ होता है पेट। तो ऐसा व्यक्ति जिसका पेट लंबा हो उसको बोला जाएगा लंबोदर। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हर कोई जिस व्यक्ति का पेट बड़ा हो उसको आप लंबोदर बोल देते हो? नहीं बोलते हो। आप लंबोदर किसको बोलते हो? केवल आप बोलते हो गणेश जी को। ऐसे ही नीलकंठ शब्द हो गया। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण जो है वो योग रूढ़ में आते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, चाहे नीलकंठ हो, चतुरानन हो, पंचानन हो, षडानन हो, दशानन हो, चतुर्भुज हो, पंचमुख हो, ये सारे शब्द जो है वो किसके उदाहरण होते हैं? योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण होते हैं, क्योंकि ये शब्द एक विशेष व्यक्ति को इंगित करते हैं। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और टूटने के बाद भी वही अर्थ प्रकट करते हैं जो मूल शब्द का था। तो पाठशाला शब्द को यदि मैं तोड़ूं तो पाठशाला शब्द का अर्थ होता है पाठ के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला। तो पहला शब्द निकलता है पाठ। पाठ का अर्थ होता है पढ़ना और शाला का अर्थ होता है विद्यालय या स्थान। तो ऐसा स्थान जहां पर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं उसको कहा जाता है पाठशाला। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये शब्द पाठशाला शब्द टूटने के बाद भी वही अर्थ प्रकट कर रहा है जो मूल शब्द का था। इसके अंतर्गत और कौन से शब्द आते हैं? तो यौगिक शब्द में आता है आपका विद्यालय शब्द। इसके अलावा हवन सामग्री, हवन सामग्री, विधान सभा, इस प्रकार के शब्द जो हैं
जो टूटने के बाद भी मूल शब्द के जैसा ही अर्थ प्रकट करे उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? देखिए, उपवाक्य जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक संज्ञा उपवाक्य होता है, एक विशेषण उपवाक्य होता है और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य फिर आगे जाकर के 5 भागों में बढ़ जाता है, कालवाचक, रीतिवाचक, इस प्रकार से। तो आपको यहां पर पूछ रहा है विशेषण उपवाक्य कौन सा है। देखिए, विशेषण उपवाक्य को समझने के लिए सबसे पहले उपवाक्य को समझना पड़ेगा। उपवाक्य क्या है? मान लीजिए कोई एक वाक्य है जो कि 2 खंड वाक्यों से मिलकर बना है। खंड वाक्य यानी 2 छोटे वाक्य हैं, उससे मिलकर के एक बड़ा वाक्य बना हुआ है और इन दोनों वाक्यों में दूसरा वाक्य जो है वो पहले पर आश्रित है। इस स्थिति में ये जो वाक्य है इसको कहा जाता है आश्रय वाक्य। यानी इसने ये जो पहला वाक्य है इसने क्या किया है? दूसरे को आश्रय दिया है। और दूसरा वाक्य कहलाता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य पहला भाग कहलाएगा आश्रय उपवाक्य। तो आश्रय उपवाक्य मुख्य वाक्य है, जबकि आश्रित उपवाक्य जो है ये द्वितीयक उपवाक्य है। यानी ये जो है ये पहले वाक्य पर निर्भर है, आश्रित है। अब मैं कह रहा हूं कि 3 प्रकार के होते हैं उपवाक्य। पहला संज्ञा उपवाक्य, यानी यदि आश्रित उपवाक्य संज्ञा के रूप में आश्रित हो तब वहां पर ये जो उपवाक्य है ये कैसा होगा? ये संज्ञा उपवाक्य होगा। यदि आश्रित उपवाक्य विशेषण के रूप में है, विशेषण के रूप में आश्रितता प्रकट करता है, तब वहां पर विशेषण उपवाक्य होगा। यदि आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण के रूप में है तो आश्रित वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। और जहां भी आश्रय या आश्रित उपवाक्य होंगे वहां पर हमेशा मिश्र वाक्य होता है, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं? हमेशा मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं और इनके बीच में या तो अल्प विराम लगेगा या तो की, ताकि, क्योंकि, चूंकि, जैसे ही, ज्यों ही, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पहला उदाहरण यदि आप देखें, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, तो पहला वाक्य जो है ये आश्रय वाक्य है, जबकि दूसरा वाक्य जो है ये आश्रित है। क्यों? क्योंकि की का प्रयोग हुआ है। जब भी आप इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो दूसरा वाक्य ऑटोमेटिकली पहले वाक्य पर आश्रित हो जाता है। वहां पर आपको कुछ और नहीं करना पड़ता। ये चिन्ह प्रयोग करेंगे तो दूसरा वाक्य जो है वो स्वतः पहले वाक्य पर आश्रित हो जाता है। तो इस वाक्य में आप देखेंगे कि मैं चाहता हूं कि लग गया, मतलब ये विश्व वाक्य है और ये जो उपवाक्य है ये पहले वाक्य पर आश्रित हो जाएगा। आप यहीं रहें, देखिए आप यहीं रहें, जब ये बोला जा रहा है तो इस स्थिति में आप यहीं रहें ये एक संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य है, न कि विशेषण उपवाक्य। दूसरा वाक्य देखिए, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। देखिए जब का प्रयोग हुआ है, मतलब ये समय को बता रहा है और मैंने क्रिया विशेषण में बताया था कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, उसके अंतर्गत ये उदाहरण आएगा। यानी ये भी विशेषण उपवाक्य नहीं है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तीसरा देखिए, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। यहां पर भी की का प्रयोग हुआ है, की का प्रयोग आप देख रहे हैं। तुम भोपाल जाओ, भोपाल जाओ, भोपाल संज्ञा है, मतलब ये जो वाक्य है ये कैसा है? ये भी संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य है। चौथा देखिए, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक
ऐतिहासिक नगर है। अब देखिए ऐतिहासिक शब्द जो है ये विशेषण को दर्शा रहा है, विशेषता को दर्शा रहा है, इसीलिए ये जो चौथा वाक्य है ये क्या होगा, विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। इतना हिस्सा, ये जो चिन्ह लगा है अल्पविराम का, उसके बाद का जो हिस्सा है ये विशेषण उपवाक्य में आएगा। ठीक, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं? तो देखिए हर वाक्य के दो घटक होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा घटक होता है विधेय। कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात, कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात जो है ये आती है किसके अंतर्गत? उद्देश्य के अंतर्गत। तो विधेय क्या है? विधेय, सॉरी ये विधेय है ना, विधेयक लिख दिया हूं, हाँ ये विधेय है। तो विधेय में कौन आएगा भाई? विधेय के अंतर्गत कौन आएगा? देखिए कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात को छोड़कर वाक्य का बाकी अंग विधेय के अंतर्गत आता है। कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात को छोड़कर बाकी भाग विधेय के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बोलूं राम जो मेरा भाई है, राम जो मेरा भाई है बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है। तो यहां पर कर्ता कौन है? यहां पर कर्ता जो मेरा भाई है ये कर्ता के लिए कही गई बात है, और बाकी का जो भाग है ये कहलाएगा विधेय। तो राम जो मेरा भाई है ये कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात, और बाकी का जो भाग है ये विधेय के अंतर्गत आता है। तो वाक्य के दो अंग, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? देखिए इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप दोनों भाषाओं में कॉमन चिन्हों को देखिए कि हिंदी भाषा में भी कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है जो अंग्रेजी भाषा में भी होता है। तो ऐसे चिन्ह कौन से दिख रहे हैं? अल्प विराम क्या हिंदी में प्रयोग होता है, क्या अंग्रेजी में होता है? तो हाँ, दोनों भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में प्रयोग होता है और अंग्रेजी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि उद्धरण चिन्ह की बात करें तो ये हिंदी में भी प्रयोग होता है और अंग्रेजी में भी प्रयोग होता है। अब अंतिम जो ऑप्शन है ये है पूर्ण विराम का। यदि आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे एक खड़ी डंडी के रूप में रहता है, जबकि अंग्रेजी में पूर्ण विराम एक बिंदु के रूप में होता है। यानी ये जो चिन्ह है ये अंग्रेजी भाषा से ना लेकर के ये हमारा क्या हो जाएगा? मौलिक चिन्ह हो जाएगा हिंदी का। ये हमारा मौलिक चिन्ह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? कौन सी है भाई भाववाचक संज्ञा? तो ऑप्शन देखिए, लंबाई, सभा, घर, श्याम। इसमें ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, लंबाई। लंबाई शब्द जो है ये लंबा विशेषण से बना है। लंबा शब्द एक विशेषण है जिससे कि भाववाचक संज्ञा बनी कौन सी? लंबाई। असल में यदि आपको पूछे कि भाववाचक संज्ञा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा जो है ये मूलतः कारण है जिसके कारण कोई शब्द अपने स्वरूप में विद्यमान होता है। जैसे मान लो अगर मैं संज्ञा की बात करूं तो कोई व्यक्ति पंडित है, क्यों? इसमें पंडिताई है, ये संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि विशेषण से कैसे बनेगा, तो विशेषण में मान लीजिए मैं शब्द लेता हूं लाल। लाल को जैसे आसमान जो है वो लाल है, तो कारण क्या है उसका? उसकी लालिमा, कारण है उसकी लालिमा। वैसे ही अगर आप देखेंगे
देखिए संज्ञा से बन गया, विशेषण से बन गया, सर्वनाम से भी बन सकता है। जैसे मैं किसी चीज को अपना बोलता हूं, कारण है अपनापन। तो ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं यही सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा मूलतः कारण है जिसके कारण कोई शब्द अपने स्वरूप में विद्यमान होता है। चलिए, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है? कालवाचक बोलने का मतलब ये एक समय सूचक शब्द होगा, समय को बताने वाला शब्द होगा। पहला है वह कहां जाएगा। तो यहां पर ये जो कहां शब्द है ये एक अव्यय दिख रहा है हमको, लेकिन कहां शब्द जो है ये एक समय सूचक ना होकर के स्थान सूचक या स्थानवाचक वाक्य है, स्थानवाचक अव्यय है, सॉरी, है ना, स्थानवाचक अव्यय के अंतर्गत ये आता है। अगला, वह पेड़ के नीचे है। तो क्या ये स्थान बता रहा है? नीचे बोल रहा है मतलब ये स्थान को नहीं, ये स्थिति को बता रहा है, स्थिति को बता रहा है। नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, ये सारे शब्द जो है वो स्थिति को बताते हैं। अब से ऐसी बात नहीं होगी, यहां पर ये जो अब से लिखा है ये बता रहा है आपके समय को, यानी यही क्या होगा, आपका कालवाचक अव्यय होगा। ऐसे आपको पहचानने के लिए पूछता है। ठीक, चौथा देखिए, सोहन उधर गया है। सोहन उधर गया है, तो यहां पर ये जो उधर शब्द है ये भी स्थिति को बता रहा है। स्थिति, या आप बोल सकते हैं इसको दिशा, दिशा सूचक है ये। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? कालवाचक अव्यय पूछा। तो कालवाचक अव्यय कौन सा है यहां पर? अब से ऐसी बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? देखिए, अनुकरणात्मक क्रिया वह ऐसी क्रिया होती है जहां पर एक ही शब्द का रिपीटेशन होता है, जैसे फटफटाना, गुड़गुड़ाना, धड़धड़ाना, भगभकाना, ये सारे जो शब्द हैं ये अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो मिमियाना, बिल्कुल मी शब्द का रिपीटेशन हुआ है, मतलब ये तो अनुकरणात्मक क्रिया है, आंसर नहीं होगा। दूसरा, फड़फड़ाना, ये भी अनुकरणात्मक क्रिया है। हिनहिनाना, ये भी अनुकरणात्मक क्रिया है। चौथा ऑप्शन देखिए, झुठलाना, यहां पर किसी भी प्रकार के शब्द का रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो ये अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रित का विलोम क्या होता है? देखिए, रित का अर्थ होता है नियम, नियम, और इसका विपरीत अर्थ होता है या विपरीत शब्द होता है अन धन रित। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा क्या? अनृत, ऐसा अनृत। ये री जो है इसकी मात्रा लग जाती है न पर। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रित शब्द को विलोम बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा अन। अन उपसर्ग लगा करके आप रित शब्द को विलोम करते हैं। अगला क्वेश्चन, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? देखिए, जब भी आपको समास का क्वेश्चन पूछे समास कौन सा है, तो वहां पर आपको सबसे पहले इस शब्द का समास विग्रह करना पड़ेगा। यदि मैं पथभ्रष्ट का विग्रह करूं तो इसका विग्रह होता है पथ से भ्रष्ट। यहां पर ये जो से शब्द हमको दिख रहा है ये अपादान कारक को दिखा रहा है। अपादान, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए सड़क पर चल रहा है, ये जब सड़क से हट जाएगा, अलग हो जाएगा, तब आप उसको क्या कहोगे? ये व्यक्ति जो है ये पथ भ्रष्ट हो गया है, यानी पथ से अलग होने का भाव है, इसलिए ये अपादान है। अपादान है तो देखिए, अपादान जो है ये एक कारक है, और कारक जहां पर होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार, और 6 प्रकार में तीसरा जो प्रकार है, ठीक है, चौथा प्रकार, सॉरी, है ना,
कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, और फिर चौथा होता है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है पथभ्रष्ट। तो आंसर हो जाएगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? ऑप्शन है विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय या सर्वनाम। देखिए ये जो धीरे धीरे शब्द है ये क्या बता रहा है? वाक्य को यदि आप ध्यान से देखें तो राम धीरे धीरे पढ़ता है। राम शब्द को यदि ध्यान से देखें तो वाक्य में राम है कर्ता और क्रिया है यहां पर पढ़ना। पढ़ना जो है ये क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे शब्द के द्वारा। इसीलिए ये जो धीरे धीरे शब्द है ये एक क्रिया विशेषण होगा और क्रिया विशेषण के प्रकार के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है रीतिवाचक, जो काम करने के तरीके को बताता है। तो यहां से आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे शब्द क्या है? एक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, देखिए वापस से हम बाल विकास वाले सेक्शन में आ गए हैं। बाल विकास के कुछ क्वेश्चन और करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, व्याकरण शिक्षण, देखिए किसी बच्चे को व्याकरण सिखाना है तो उसकी सबसे अच्छी पद्धति जो है वो कौन सी होगी, यही आपको पूछ रहा है। पहला ऑप्शन पढ़िए, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। बच्चों को नियमों को कंठस्थ कराना ये कोई अच्छी विधि नहीं होती है व्याकरण सिखाने की। व्याकरण जो होता है ये नियमों का समूह होता है। व्याकरण का अर्थ ही होता है नियम। नियमों को समझना ज्यादा जरूरी होता है रटने की अपेक्षा। इसीलिए पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि बच्चे जो हैं ये नियम को याद करके व्याकरण को सीख जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, ये आपका सही आंसर होगा। पहले तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। देखिए दोनों वाक्य जो हैं वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इसलिए आप ये सोचेंगे कि सर पहले नियम सीखेंगे तभी तो हम इसके उदाहरण जानेंगे, यानी पहले हम नियम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत उदाहरण पढ़ते हैं। लेकिन असल तरीका यह है कि आप उदाहरण देकर बच्चे को सिखाइए कि जैसे कोई काम ऐसा होता है, जैसे आप कुएं से पानी निकालते हैं, सामान्य सा उदाहरण दीजिए, वैसे ही वर्णों को सीखा जाता है, अंगीकृत किया जाता है। तो उदाहरण पहले आता है नियमों को सीखने के लिए। इसीलिए जब आप फिजिक्स वगैरह के नियम पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि एक पत्थर को ऊंचाई पर फेंका गया, जोर से उछाला गया, ऐसे प्रश्न आप पढ़ते हो। वो सामान्य उदाहरण आपको देगा जिससे कि आप नियमों को सीख सकें। तो सबसे अच्छा तरीका ये भाषा में भी है, व्याकरण में, कि व्याकरण पहले उदाहरणों को सीखे बच्चे, उसके बाद फिर नियमों की ओर जाएं। अगला ऑप्शन, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो सूत्रों को सीधे याद करवाना ये भी तर्क संगत बात नहीं है। तो यहां से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो पैडागोजी वाला सेक्शन है ये ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। बहुत सरल से होते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को, इनके जो क्वेश्चन है उसको एकदम व्यावहारिक रूप से अगर आप उतर करके सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान सेक्शन है, इसमें आप पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो यहां पर फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्याकरण यदि बच्चों को सिखाना है तो आप पहले उदाहरण की तरफ जाएंगे, फिर उस उदाहरण के माध्यम से बच्चों को नियमों को सिखाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं, आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनौपचारिक कथन,
औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या तर्क संगत कथन। देखिए, जब भी दो लोग आपस में, मान लीजिए दो मित्र जो हैं वो बहुत दिनों बाद मिले और इनको बात करनी है, तो वहां पर औपचारिकता बिल्कुल नहीं होती है। याद रखिएगा, मित्रों के बीच में औपचारिकता को अंग्रेजी में बोला जाता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जो है ये मित्रों के बीच में नहीं होती है। तो यहां पर वही बोल रहा है कि वे कथन, ऐसे वाक्य जो आपसी व्यवहार में यानी सामान्य व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं, सामान्य रूप से आप प्रयोग करते हैं, उनको आप क्या कहते हो? उनको आप कहते हो अनौपचारिक कथन। औपचारिक कथनों का प्रयोग कार्यालयों में, पत्रों में होता है। कार्यालय के पत्रों में प्रयोग होता है आपका औपचारिक भाषा। इसके अलावा प्रासंगिक कथन, ऐसा कोई कथन जो है ये सामान्य रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा जैसे समाचार या टेलीविजन की रिपोर्टिंग होती है, वहां पर प्रासंगिक कथन होते हैं, इसमें तकनीकी शब्दावलियां होती है। और चौथा है तर्क संगत कथन। तर्क संगत होने के लिए आपको दो पक्ष आवश्यक है, एक वाद का और एक प्रतिवाद का। वाद जो है इसी का उत्तर प्रतिवाद से दिया जाता है, और यदि आप प्रतिवाद दे रहे हैं और आपके पास पर्याप्त मात्रा में फैक्ट्स हैं या उचित तर्क है, तब उसको कहा जाता है तर्क संगत कथन। तो जब सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले कथनों की बात आ रही है तो इनको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन, इनफॉर्मल सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। तीसरा है सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना। या चौथा, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकतानुसार उचित प्रयोग। तो पहले ऑप्शन का यदि आप मूल्यांकन करते हैं तो क्या बोल रहा है? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधन। दृश्य श्रव्य संसाधन यानी बच्चे जिसको देख सके, सुन सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टेलीविजन। तो क्या आप उसके प्रयोग को सदैव के लिए अनिवार्य करना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि ये जो कथन है ये तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि एनी टाइम टीवी में ही सिखाना ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। ना तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे आंखें खराब होने का खतरा, ना ही उनके सीखने की प्रक्रिया में कोई ज्यादा आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगला, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा करना। यदि आप कोई शिक्षक हैं और अपने बोलने की गति को बहुत अधिक धीमी करके रखेंगे तो वो कक्षा कहीं ना कहीं उबाऊपन की तरफ चला जाएगा, वो कक्षाएं उबाऊ होने लगेंगी। तो अपने बोलने की गति को संयमित रखना ये एक अच्छा ऑप्शन होता, लेकिन यहां पर बहुत धीमा लिखा है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अगला है सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को। सभी भाषिक प्रकार यानी जितने भी शब्द जो हैं वो भाषिक प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। बोलने की हो गई, चाहे आप खड़े होकर के मंच पर भाषण देने की प्रक्रिया हो गई, या ग्रुप डिस्कशन हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? भाषिक प्रकारों के अंतर्गत आती हैं। इसको समान रूप से संपादित करवाना। देखिए यहां पर ये जो समान रूप से लिखा है ना, यही इस क्वेश्चन को या इस ऑप्शन को गलत बना देता है, क्योंकि समान रूप से आप सभी बच्चों से सभी प्रकार के भाषिक प्रकार नहीं करवा सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है और साथ ही अपनी एक सीमा होती है। तो सभी प्रकार के भाषिक प्रकार सभी बच्चों से करवा पाने की आशा करना गलत होगा, ये तर्क संगत नहीं है। इसीलिए आपका ये कथन जो है ये गलत हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन जो है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का
आवश्यकतानुसार उचित प्रयोग, यानी कि युक्ति युक्त प्रयोग करना, युक्ति युक्त प्रयोग करना जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी टीवी हैं, चाहे आप प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा लें, चाहे ये जैसे बोर्ड, डिजिटल बोर्ड से आपको पढ़ा रहा हूं मैं, इसके माध्यम से दृश्य श्रव्य संसाधन है ना, ये दृश्य श्रव्य संसाधन है सब, इनको आवश्यकता अनुसार उचित रूप से प्रयोग करना, ना तो इसको बहुत ज्यादा प्रयोग करना, ना ही संसाधन होने पर भी आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये भी गलत है। संसाधन है तो उसका उचित प्रयोग करें, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करेंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यहां पर हिंदी भाषा सिखाने का एक उद्देश्य क्या है? पहला है बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, जो कि संभव तो है किंतु सभी बच्चों के लिए संभव नहीं है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा कहानियों को शब्दशः दोहराने की अपेक्षा उसको समझने पर ज्यादा विश्वास रखता है, उसको कहानी को समझाना बेहतर है। बच्चों को कहानियों को समझाया जाए, उस कहानी में निहित भावार्थ को समझाया जाए। इसीलिए आप पढ़ते हैं बच्चों के लिए कि आप कहानियां जब पढ़ते हैं तो लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी निकालते हैं, ये वही कथन है। तो शब्दशः दोहराना ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या होता है? उसको बेहतर रूप से समझाना। अगला है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कंठस्थ करवाना, याद करवाना, ये नियमों को सिखाने का उचित तरीका नहीं है। अगला है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, ये भी सही तरीका नहीं है। क्योंकि यदि उसके केवल उदाहरणों का अभ्यास कराया जो उसके पेज के पीछे में है, चैप्टर के पीछे में, तो बाकी बाहर से आने वाले प्रश्नों को, उसी टॉपिक से यदि कोई बाहर के प्रश्न आ गए तो उसको वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसके नियमों को समझाइए, ठीक, जो कि चौथे ऑप्शन में दिखा है कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को समझा समझा के पढ़ाइए और उनके लिखने की क्षमता साथ में बढ़ाते जाइए। जो वो बोल रहा है, जो वो सोच रहा है, उसको लिखने का अभ्यास कराया जाए, ये है मुख्य उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को शिक्षण में शामिल करने के। अगला, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण, देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है, सबसे कमजोर कारण क्या है? ऑप्शन है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, दूसरा उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, तीसरा है सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या चौथा उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। देखिए, मौखिक भाषा, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, मौखिक भाषा का कमजोर होना वो गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करने को डिफेंड नहीं कर सकता है, ठीक। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा है, यदि इसकी मौखिक भाषा बेहतर नहीं है तो वो अच्छा लिख नहीं सकता है, ठीक। तो ये जो ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन को अगर देखेंगे, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, नहीं, उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। दूसरा, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी हो सकता है कि वो रटने पर ज्यादा भरोसा करता हो बनिस्बत समझने के। तीसरा, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, ये भी सही है, ठीक। सृजनात्मक लेखन नहीं, सृजनात्मक
सोचने की जो क्षमता है उसको विकसित करनी चाहिए, जिससे कि लेखन जो है वो ऑटोमेटिकली इससे मिल करके वो सुधर जाए या वो विकसित हो सके। अगला क्वेश्चन, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? देखिए, पहला है प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। दूसरा है उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। तीसरा है उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। और चौथा, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, दूसरे ऑप्शन पे यदि चर्चा करें तो उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। ये सेकेंडरी होगा आपका, ये द्वितीय चरण होगा। पहले चरण में आप क्या करेंगे कि प्रारंभ में उस बच्ची को छोटे छोटे समूहों में बात करने के लिए अवसर देंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक, यदि उसे बार बार यही समझाते रह जाएंगे कि बड़े समूह में आप कैसे बोल सकते हो, तो ये केवल थ्योरी वाली बात हो जाएगी। ये केवल थ्योरी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगर उसके पास केवल थ्योरी है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा बोल ले। उसको थोड़ा सा अभ्यास भी करना होगा, और ये अभ्यास का उसको अवसर मिलेगा कहाँ? छोटे छोटे समूहों में। तीसरा, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। ये तो बहुत ही नकारात्मक तरीका होगा, क्योंकि बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए आपको उसे या तो आप उसके साथ किसी प्रकार की मानसिक हिंसा करेंगे, जैसे कि उसको डांटेंगे या उसका कान पकड़ के खींचेंगे या किसी प्रकार की शारीरिक ताड़ना देंगे। तो ये उसका बहुत ही नकारात्मक तरीका होता है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। इससे वो और अधिक डिमोरलाइज हो सकती है, इसीलिए आप इस ऑप्शन का भी आलंबन नहीं लेंगे। आलंबन किसका लेंगे? प्रारंभ में उसे छोटे छोटे समूहों में बोलने के लिए अवसर देंगे। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण कैसे करना चाहिए? पहला है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये बहुत ही गलत तरीके होते हैं वर्तनी संबंधी त्रुटियों को सुधरवाने के। इसका सबसे सही तरीका होता है उस शब्द का शुद्ध उच्चारण किया जाए और वर्णों के बारे में बच्चों को अवगत कराया जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो श और सा के उच्चारण में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसकी उच्चारण पद्धति बताइए कि श जो है ये तालु से उच्चारित होता है ना। आप उसको करके बताइए कि जीभ को तालु पर स्पर्श करिए। षटकोण का श जो है ये मूर्धा से उच्चारित होता है। आप बताइए कि मुख का कौन सा भाग मूर्धा कहलाता है और जीभ उसको स्पर्श करके श का उच्चारण करवाइए। आप बताइए कि स का उच्चारण जो है ये दंत्य होता है। दांत से स्पर्श करेंगे जीभ को तो ये स्वर निकलेगा, ये वर्ण निकलेगा। तो ये तरीका होता है, यानी पहले शुद्ध उच्चारण करवाइए और फिर उसका लेखन अभ्यास करवाइए। ये वर्तनी संबंधी त्रुटियों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर त्रुटियों को प्रकार गिनाएंगे तो इससे कोई खास फर्क होने वाला नहीं है। दूसरा, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बता देंगे तो ये भी कोई खास प्रभाव नहीं डालने वाला बच्चे में। त्रुटियों की यदि उपेक्षा करेंगे तो ये तो सबसे नकारात्मक तरीका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है? देखिए किसके संबंध में बोल रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में किसको उपेक्षित नहीं कर सकते? पहला है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की, बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की, बच्चों की सामाजिक श्रेणी की या बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की। तो इसका आंसर होगा बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की, यानी बच्चे किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, किस भाषिक, उनके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, कैसी भाषा बोली जाती है, किन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, कहीं बच्चा गलत शब्दों का प्रयोग ज्यादा तो नहीं कर रहा है,
ये सारी चीजें जो है आपकी भाषिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक यदि कोई है तो वो बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर आप किस चीज में कविता शिक्षण या कविता के माध्यम से पढ़ाने की क्रिया को पूरा नहीं करते हैं। पहला है जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग, समझ लेंगे, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, या जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो प्राथमिक स्तर पर आप किनसे संबंधित कविता नहीं सुनाते हैं। एकदम व्यवहारिक स्तर पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हो उनको आप कभी भी कविताओं के माध्यम से नहीं सुनाते हैं। ऐसी कोई घटना जो अंतरराष्ट्रीय वाद से संबंधित है उस पर कभी भी बच्चों के लिए कविताएं नहीं लिखी जाती हैं। बाकी जिसे सरलता से समझ पाए ऐसी कविताएं आप बिल्कुल प्रयोग में लाते हैं। जैसे चल रे मटके टम्मक तू, प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल पढ़ाते हैं। ये सब सरलता से समझी जा सकने वाली कविताएं हैं। दूसरा, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जैसे आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में तारों के प्रति एक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जितनी जिज्ञासा उत्पन्न होगी उतनी ही उनकी सृजनशीलता में भी वृद्धि होगी। जिनमें नीति, हास्य, आप देखे हैं हास्य वाली कविताएं, जैसे मोटू सेठ सड़क पर लेट, है ना, हास्य वाली कविताएं ऐसी आती हैं। नीति की कविताएं आती हैं, वीरता की, देशभक्ति, नन्ना मुन्ना राही हूं, ये सारी कविताएं, ये सारी भावनाएं निहित हो ऐसी कविताएं आप सिखाते हैं। तो कौन सी कविताएं नहीं सिखाते हैं आप? जो अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, अंतरराष्ट्रीय वाद से संबंधित हो ऐसी कविताएं आप बच्चों को प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखाते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हिंदी भाषा के पेडागोजी तथा हिंदी भाषा के ही व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को उड़ान आईएएस अकादमी की संपूर्ण टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।